Hi friends, last time in the chapter number 12, we had studied regarding the atom models. We started with Thomson atom plum pudding model, then we took Rutherford's atom model, and then we came over to Bohr's atom model. Now based on postulates of Bohr's atom model, we have to obtain energy of electron in nth orbit. If the electron is moving in nth orbit, then how much is the energy, उसका फॉर्मूला obtain करना है. तो उसके लिए सपोज करते हैं ये न्यूक्लियस है, बराबर है, ये न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट ये रहा. दिस इज द nth ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व हो रहा है ऑन दिस nth ऑर्बिट, बराबर है, ये nth ऑर्बिट हो गया. ओके, सब पोजिशंस लेते हैं. सपोज m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v is linear speed of electron, therefore p equal to mv will be linear momentum of electron, बराबर है. तो therefore L is equal to mvr will be angular momentum of electron. okay, फिर बाद में let us suppose for electron mass of electron का linear speed आ गया. for the charge on electron E is the charge on electron. Suppose Z is atomic number, and this atomic number, what does it give? It gives number of protons in nucleus. It gives number of protons in nucleus. अब हर एक प्रोटॉन का चार्ज E, ऐसे Z प्रोटॉन्स है, तो न्यूक्लियस में Z कितना, चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव ZE. सो पॉजिटिव ZE will be the charge on nucleus. charge on nucleus. ओके, ये सारे सपोजिशंस ले लिए. अब सबसे पहले यहां पे as electrons revolving in a circular orbit, necessary centripetal force is provided by. यहाँ सर्कुलर मोशन करने के लिए नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो प्रोवाइडेड बाय कूलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स. क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन. तो दिस कूलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स exerted on the electron by the nucleus will provide the necessary centripetal force. Now centripetal force का फॉर्मूला mv²/r और अट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 1 में क्या था? 1/4πε0 into q1 q2 upon r², के q1 q2 upon r². अब यहाँ पे एक चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है, तो E, एंड दूसरा चार्ज न्यूक्लियस पे ZE, बराबर है. तो इसके बेस पर से वी कैन से दैट v² इक्वल टू, v² का सब्जेक्ट का फॉर्मूला कर लेते हैं. v², एक r कट हो गया और एक m नीचे आ गया, तो 1/4πε0 into ZE² upon mr. ये v² का फॉर्मूला हो गया. लेट्स से इक्वेशन नंबर 1. फिर अकॉर्डिंग टू बोर्स एटम मॉडल पोस्टुलेट 1, बोर्स एटम मॉडल के फर्स्ट पोस्टुलेट पर से क्या बोलेंगे कि mvr एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π. ये हमने देखा था उसमें. तो इसके बेस पर से v² के लिए क्या लिखेंगे? v को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करके स्क्वायर करते हैं, तो n²h² upon 4π² m²r². ओके, ये आ गया. लेट्स सी इक्वेशन नंबर 2. दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग बोथ ऑफ देम. तो व्हाट वी गेट इज from 1 and 2, equating 1 and 2, what we get is 1/4πε0 into ZE² upon mr is equal to n²h² upon 4π² m²r². ओके, ये आ गया. अब इसमें जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लिया, एक r और एक r उड़ गया, तो एक r बच गया. तो मेकिंग r द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, r को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है फॉर्मूला? तो r कम्स आउट टू बी, यार यहाँ आ जाएगा 4π कैंसिल होगा, नीचे 5 बचेगा. द फॉर्मूला कमिंग आउट फॉर r विल बी πZE², सॉरी, विल बी n²h² ε0 अपॉन πZE²m. ये फॉर्मूला आ जाएगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. ये आ जाएगा फॉर्मूला रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का, बराबर है. इसमें से r को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करेंगे तो ना एक 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है. ये ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. इसके बीच में आता है
In the derivation of energy of electron, we get this formula in between. So this can be separately asked for 2 marks. Radius का formula can be separately asked for 2 marks. अब इसके बेस पर से न्यूमेरिकल्स में देखें तो क्या बनता है? पहला तो R depends on n square, R proportional to n square, क्योंकि h square h Planck's constant, epsilon 0 permitted by vacuum, constant है mass of electron constant है E, charge on electron constant है pi, 3.14 constant है Z, depends on the atom. तो for a given atom R is proportional to n square in orbit number. तो more the orbit number, more the orbit number, greater is the radius. In higher the orbit, more is the radius. फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस स्मॉल होगा, सेकंड का उससे बड़ा, थर्ड का उससे बड़ा एंड सो ऑन, वो भी n स्क्वायर के रिलेशन में. यानी अगर पहला ऑर्बिट r0 है तो सेकंड ऑर्बिट भी n को 2 रखो तो 2 स्क्वायर यानी 4 टाइम्स r0 होगा. थर्ड ऑर्बिट 3 तो 3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम्स r0 एंड सो ऑन. अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस r0 है तो सेकंड ऑर्बिट का 4 टाइम्स r0, थर्ड ऑर्बिट का 9 टाइम्स r0, क्योंकि n स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है. ओके, सो we find that radius of orbit goes on increasing with the increase in orbit number. तो near orbit number 1 nearest orbit हो गया क्योंकि रेडियस उसका स्मॉलेस्ट होगा, उससे बड़ा सेकंड ऑर्बिट, उससे बड़ा थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन. ओके, तो R proportional to n square न्यूमेरिकल्स के लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सेकेंडली, if you are comparing different atoms in the same orbit of different atoms, तो radius will be, ये एक प्रॉपर्टी होगा. दूसरा प्रॉपर्टी आएगा रेडियस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z. तो मोर द हायर द एटॉमिक नंबर लेस इज द रेडियस. यानी फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन का, फर्स्ट ऑर्बिट हीलियम का, हाइड्रोजन के लिए z इक्वल टू 1 है, हीलियम के लिए z इक्वल टू 2 है, बराबर है. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हायर द ऑर्बिट, हायर द एटम, एज यू मूव अहेड इन द पीरियोडिक टेबल, रेडियस ऑफ ऑर्बिट विल गो ऑन डिक्रीजिंग. क्यों ऐसा? क्योंकि एज यू गो इन द हायर इन द पीरियोडिक टेबल, z का वैल्यू बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज, सो मोर अट्रैक्शन टुवर्ड द सेंटर, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ विल श्रिंक है. इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, पीरियोडिक टेबल में जगह हाई जाएगी, तो z का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस विल बी अट्रैक्टिंग, गिविंग मोर अट्रैक्टिव फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड मोर, तो ऑर्बिट विल श्रिंक इन दैट केस. ओके, तो हायर द वैल्यू ऑफ z, लेस इज द रेडियस. कई बार सब में दोनों साथ में आते हैं, अलग अलग ऑर्बिट के, अलग अलग एटम के अलग अलग ऑर्बिट कंपेयर करने हैं, तो उस केस में इन दोनों को कंबाइन कर दो, R proportional to n square by z. ये तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें से बन सकते हैं, ये तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूला पर से बन सकते हैं. थियरी वाइज ओनली दिस फॉर्मूला इज आस्क्ड फॉर 2 marks, बट न्यूमेरिकल वाइज यू कैन हैव दिस, यू कैन हैव दिस, यू कैन हैव दिस. ओके, गिवन एटम के अलग अलग ऑर्बिट को कंपेयर करना है, अलग अलग एटम्स के सेम ऑर्बिट को कंपेयर करना है, एंड अलग अलग ऑर्बिट अलग अलग एटम्स कंपेयर करना है. तो ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. हमारा टारगेट था एनर्जी ऑब्टेन करना है, तो फिर चलते हैं आगे थोड़े और स्टेप्स. अब एनर्जी के लिए चले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ. तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? एक तो एज इट इज मूविंग इट विल बी काइनेटिक एनर्जी. सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो En बोल देते हैं nth ऑर्बिट में, इसलिए एक तो उसका काइनेटिक एनर्जी है, प्लस electrons attracted towards the nucleus, so due to that mutual attraction there will be a potential energy called electric potential energy. So there will be another potential energy also, that's electric potential energy, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है ना. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ mv². पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ याद करें तो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, U इक्वल टू kq1q2/r. ये फॉर्मूला हमने देखा था वहां पे, बराबर है. तो यहाँ पे क्या आएगा, k यानी 1/4πε0 इंटू q1 यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, q2 Ze न्यूक्लियस अपॉन रेडियस r, बराबर. ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस. अब mv² कहां से लाएंगे, तो हमारे पास v² है, m को इधर ट्रांसफर कर दो, तो mv² हुआ, m को इधर ट्रांसफर करता है, mv² हो गया, एंड उसका आधा करना है तो 1/8 हो जाएगा. तो दिस विल बी 1/8πε0 इंटू Ze²/r. यही फॉर्मूला पढ़ सकते, बराबर है. देखो इसको मैं यहां ले लेता हूं, mv², फिर आधा कर देते हैं, तो यहां पे भी आधा करेंगे. ओके, सो दैट वे इट कम्स. क्लियर? तो दिस विल बी 1/8πε0 इंटू Ze²/r. फिर यहां देखिए तो
1/4πε0 Z square by R. You can compare the two terms. You will find that they are almost the same. 1/8 minus 1/4 हो रहा है खाली. What you are getting is now 1/8 minus 1/4. कितना आएगा ये? हिसाब लगाओ तो this comes out to be negative 1/8 pi epsilon 0 into Z square upon R. ये फॉर्मूला हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का इन टर्म्स ऑफ रेडियस R. तो मोर द रेडियस लेस द एनर्जी, लेस द रेडियस मोर इज द एनर्जी. बराबर है. चलो फिर आगे चलते हैं. ये हो गया एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस R. पर हमें तो nth ऑर्बिट n के टर्म्स में चाहिए, तो कोई बात नहीं, रेडियस का फॉर्मूला है हमारे पास में, यूजिंग इट हियर. तो व्हाट यू गेट इज -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Z स्क्वायर. चलो Z स्क्वायर को इसके ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस Z स्क्वायर. बराबर है. अब R का फॉर्मूला डाल देंगे तो R 1/R है तो उल्टा करते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई Z स्क्वायर m. ओके, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन ऑफ R. नाउ सिंप्लीफाइंग दिस व्हाट वी गेट इज, इसको सिंप्लीफाई करो तो व्हाट यू गेट इज -me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. ये फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का इन टर्म्स ऑफ n. ये इन टर्म्स ऑफ r आ गया. बराबर है. अब नॉर्मली हम लोग हाइड्रोजन एटम की बातें करते हैं तो z को 1 ले लेते हैं. तो फॉर हाइड्रोजन एटम वी टेक z इक्वल टू 1. तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट क्या बनेगा, -me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n स्क्वायर. ये फॉर्मूला आ गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन नॉर्मली हम लोग हाइड्रोजन गैस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एटम लेते हैं, तो हाइड्रोजन एटम के टर्म से बात करें तो z इक्वल टू 1 ले लिया हाइड्रोजन एटम के लिए, एंड वी गेट एनर्जी का फॉर्मूला दिस वन. ओके, तो ये हो गया पूरा डेरिवेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट का. दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स. दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स और 5, बिकॉज यू हैव टू पुट मेनी वर्डिंग्स इन बिटवीन. ये तो हम लोग डेरिवेशन देख रहे थे, स्टेप्स देख रहे थे. यू हैव टू पुट सर्टेन वर्डिंग इन बिटवीन, सो यू विल गेट द फॉर्मूला इन दैट मैनर. अब जैसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला हमने उठाया, न्यूमेरिकल्स के लिए 3 डिफरेंट वेरिएशन देखे, वैसे इन फॉर्मूला के ऊपर से हमें कुछ बातें करनी है. जस्ट गो थ्रू दिस, देन वी विल स्विच ओवर टू एनर्जी के फॉर्मूला पर से क्या क्या नए पॉइंट्स आते हैं हमारे पास में. ओके, जस्ट गो थ्रू दिस. So these are the formula we obtained during the derivation. एक तो रेडियस का फॉर्मूला n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई z स्क्वायर m. इसमें से क्लियरली मिल रहा है r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z. एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिट को कंपेयर करना हो तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, अलग अलग एटम के सेम ऑर्बिट को कंपेयर करना तो r इनवर्स प्रोपोर्शनल टू z, एंड अलग अलग एटम अलग अलग ऑर्बिट्स कंपेयर करने हो तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z. फिर एनर्जी का फॉर्मूला ऑब्टेन किया ना, एनर्जी हमने नेगेटिव मिली. पहला पॉइंट हमें मिलता है कि why एनर्जी नेगेटिव, सॉरी व्हाट इट मींस बाय एनर्जी नेगेटिव. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव. व्हाट डज इट मीन ना, एनर्जी अगर पॉजिटिव है दैट मींस द पार्टिकल इटसेल्फ पॉसेस एनर्जी एंड कैन डू वर्क. बराबर है. अगर एनर्जी पॉजिटिव तो पार्टिकल के खुद के पास एनर्जी है, वो वर्क कर सकता है, कुछ भी उसको यूज कर सकता है कहीं पे भी. बट एनर्जी 0 हुए तो मतलब क्या, पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता. Positive energy, that means particle possesses energy and it can do anything. If 0 energy, particle cannot do any work क्योंकि कोई एनर्जी नहीं है उसके पास. पर अगर एनर्जी नेगेटिव है तो what does it mean? नेगेटिव एनर्जी मीन्स पार्टिकल की खुद के पास एनर्जी नहीं है, किसी और ने उसको उतनी एनर्जी से पकड़ रखा है, उधारी जैसा हुआ नेगेटिव है. पार्टिकल के खुद के पास एनर्जी नहीं है, किसी और ने उसको उतनी एनर्जी से पकड़ के रखा है. तो नेगेटिव एनर्जी मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद दिस मच एनर्जी to the nucleus. It is bound with this much energy to the nucleus. So in that sense, negative sign indicates that it is binding energy. Electron is bound, so that is binding energy हो गया. बराबर है. तो अगर binding energy of electron पूछा हो, binding energy of electron, तो क्या लिखने का, सेम टू सेम फॉर्मूला, पॉजिटिव me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n स्क्वायर. ये एनर्जी पॉजिटिव. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट्स बाइंडिंग एनर्जी. बराबर. तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछा है तो वैल्यू इतनी होगी, मैग्नीट्यूड इतना, साइन नेगेटिव होगा.
अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव मतलब इट इज बाउंड विद दैट मच एनर्जी। ये कंसेप्ट हमने 11 में ग्रेविटेशन के चैप्टर में भी देखा था कि सैटेलाइट की टोटल एनर्जी केम आउट टू बी नेगेटिव। दैट मींस सैटेलाइट इज बाउंड विद द अर्थ and will be moving around in that orbit only, and same thing applies for electron moving around nucleus. Okay, एक तो एनर्जी नेगेटिव है तो उसका मीनिंग क्या हुआ वो देख लिया। फिर क्वेश्चन उठता है कि why एनर्जी केम नेगेटिव, why एनर्जी नेगेटिव क्यों आई। तो अगर आपने देखा हो तो एनर्जी का फॉर्मूला ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया था, तो एनर्जी इज टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें मिली 1/8π0 सॉरी 1/8π0 इंटू Z² ये अपने को काइनेटिक एनर्जी मिली थी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिली नेगेटिव 1/4π0 इंटू Z²/R ये हमें मिला था। अब दोनों को कंपेयर करें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को कंपेयर करें तो वी फाइंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज बिगर देन काइनेटिक एनर्जी, वैल्यू वाइज इट इज बिगर। 1/4 है 1/8 है तो ये सॉल्व हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल इज नेगेटिव, एज वेल एज पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो पोटेंशियल ज्यादा भी है और नेगेटिव भी है, इस रिजल्टेंट क्या होगा नेगेटिव वैल्यू। दिस वाई मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल इज मोर एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल नेगेटिव तो उतनी एनर्जी से बाउंड है, तो ज्यादा एनर्जी से बाउंड है एंड उसके पास खुद के पास कम एनर्जी मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए कम एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी से बाउंड है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा वो बाइंडिंग ज्यादा रहेगा एंड देयरफॉर एनर्जी बिकम्स नेगेटिव। क्लियर। तो पोटेंशियल इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल इज नेगेटिव एंड देयरफॉर द टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी नेगेटिव एंड दैट नेगेटिव टोटल एनर्जी इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद दिस मच एनर्जी टू द न्यूक्लियस। ये इन दोनों का इंटरप्रिटेशन हो गया। अब न्यूमेरिकल्स में देखें तो न्यूमेरिकल्स को ध्यान में रख के बात करें तो यहां पे रिलेशंस, एक तो एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर, मोर द रेडियस लेस एनर्जी लेस द रेडियस मोर द एनर्जी। सेकेंडली एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू Z²/n², सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n²। एंड हम लोग नॉर्मली सारे सम्स हाइड्रोजन एटम को ध्यान में रख के करेंगे। इफ unless and until specified you have to consider another atom, otherwise by default हमेशा हाइड्रोजन एटम। if specified take that particular atom, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो by default go for हाइड्रोजन एटम, by default go for हाइड्रोजन एटम। तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा एनर्जी का, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू n²। तो मोर द ऑर्बिट नंबर लेस द एनर्जी, लेस द ऑर्बिट नंबर मोर द एनर्जी, यानी जितना ऑर्बिट हायर उतना एनर्जी कम, जितना ऑर्बिट लोअर उतनी एनर्जी ज्यादा, यानी n की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना एनर्जी कम होगा। एनर्जी कम होगा तो ग्राउंड स्टेट नहीं हुआ, तो वो तो नजदीक में होगा ना। हायर द ऑर्बिट यानी फॉर n = 1, n = 2, n = 3 एंड सो ऑन। आप जैसे जैसे बढ़ेंगे n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी डिक्रीजेस। नहीं, हमने तो सीखा हुआ है कि फर्स्ट ऑर्बिट में लोएस्ट एनर्जी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट इज द लोएस्ट एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट हायर एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट मोर हायर। जितना ऊपर जाएगा एक्साइटेड स्टेट ज्यादा एनर्जी वाला होगा, ऐसा हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, n की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी कम। केमिस्ट्री में तो ऐसा था कि लोएस्ट ऑर्बिट लोएस्ट एनर्जी, हायर ऑर्बिट हायर एनर्जी, एज यू गो हायर एनर्जी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एनर्जी बढ़ता है, इससे इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करता है। पर यहाँ तो उल्टा दिख रहा है, n की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी कम हो रही है। ध्यान से देखो तो एक माइनस साइन भी है, माइनस साइन क्या रहेगा, सारी बात उल्टी कर देगा। n की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी कम होगी, पर नेगेटिव है, नेगेटिव है तो उल्टी होगी कहानी, एनर्जी बढ़ेगी। इनवर्स प्रोपोर्शनल से En कम होगा पर नेगेटिव साइन से En बढ़ेगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे, वी नो दैट 1 is less than 2 is less than 3 नंबर वाइज, पर अगर इनको नेगेटिव कर दो तो इनको अगर नेगेटिव कर दो इन नंबर्स को तो कहानी उल्टी हो जाती है। -1 इज बिगर देन -2, सेम सिचुएशन है भाई, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है इसलिए कहानी उल्टी हो जाती है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बोथ हैव द सेम कॉन्सेप्ट, ओनली थिंग इज हियर वी टेक दिस रिलेशन फॉर न्यूमेरिकल्स, माइनस साइन इंप्लाइड है इसमें। अगर न्यूमेरिकल्स करें कंपैरिजन तो माइनस साइन कंसीडर नहीं करते, खाली मैग्नीट्यूड पे ही चलते हैं। ओके, सो एज यू गो हायर इन द ऑर्बिट मैग्नीट्यूड वाइज एनर्जी डिक्रीजेस, मैग्नीट्यूड वाइज एनर्जी डिक्रीजेस। क्लियर अबाउट दिस। तो ये हो गया रिगार्डिंग एनर्जी का रिलेशन। अब इसी बेस पर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी एनर्जी होगी, हाइड्रोजन एटम को ध्यान में रखते हैं।
यानी कि विल बी सीइंग दैट n इक्वल टू 1 के लिए कितनी एनर्जी, n इक्वल टू 2 के लिए कितनी एनर्जी, n इक्वल टू 3 के लिए कितनी एनर्जी, यानी विल बी डिफाइनिंग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, विल बी डिफाइनिंग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमारा अगला टारगेट गोइंग फॉर द एनर्जी लेवल्स एंड द एक्साइटेड स्टेट। ओके, चलो अब चलते हैं आगे, एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एक्साइटेड स्टेट्स की बातें करते हैं। इन इट्स एक्साइटेड स्टेट्स, नाउ वी नो दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम, वी आर टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट हाइड्रोजन एटम्स, दैट इज -me⁴ अपॉन 8ε0² h² इंटू 1/n²। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग n की वैल्यू लेके विल कंसिडर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, फॉर ईच वैल्यू ऑफ n लेट अस फाइंड करस्पॉन्डिंग एनर्जी 1 to 1, n इक्वल टू 1 के लिए कितनी एनर्जी, n इक्वल टू 2 के लिए कितनी एनर्जी, n इक्वल टू 3 के लिए कितनी एनर्जी, लेट्स फाइंड आउट एनर्जी रिलेटेड टू ईच ऑर्बिट नंबर। ओके, वो फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एंड फिर विल ड्रॉ वन डायमेंशनल ग्राफ। वन डायमेंशनल ग्राफ मतलब ओनली वन एक्सेस। तो सर एक्स एक्सेस लेंगे ना, अपने नॉर्मली करते थे, नहीं अभी वर्टिकल वाई एक्सेस लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वन डायमेंशनल ग्राफ ड्रॉ करने, टेकिंग एनर्जी ऑन वाई एक्सेस, एनर्जी ऑन वर्टिकल एक्सेस, बराबर है। एन की अलग अलग वैल्यू के लिए एनर्जी ढूंढ के यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ये हमारा पॉइंट 0 एनर्जी वाला हो गया, यानी ये हमारा 0 एनर्जी ओरिजिन आ गया इस लाइन का। उसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक एन की वैल्यू के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ओके, तो ये 0 की लाइन यहाँ पे आ गई। चलो सबसे पहले फॉर n इक्वल टू 1 कैलकुलेशन चालू करते हैं। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू -me⁴ अपॉन 8ε0² h²। n को 1 लिया। नाउ वी हैव ऑल दीज वैल्यूज नोन। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो बोला कि कहां से लेके आए, ये सारी वैल्यूज हम लोग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी आर टेकिंग दीज वैल्यूज, एंड उस टाइम पे भी आपको बोला था याद रखना कंपलसरी है। ε0 permittivity of vacuum 8.9 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर h is a Planck's constant 6.63 into 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये सारी वैल्यूज यहाँ डाल दी एंड कैलकुलेट करते हैं, क्या आता है यहाँ पे। तो दिस कम्स आउट टू बी, ये कैलकुलेशन किया तो -21.96 इंटू 10⁻19 21.76 इंटू 10⁻19 जूल आता है एनर्जी इतना। एंड इसको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करें तो डिवाइडिंग बाय 1 पॉइंट दिस नंबर, तो वी गेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी हो गई n इक्वल टू 1 के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट के साथ कनेक्ट एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 0 है, -13 यानी यहाँ पे आएगा नीचे, तो ये लाइन बना दिया n इक्वल टू 1 के लिए, एंड दिस इज एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अच्छा अब ये वैल्यू हमने ढूंढ लिया, E1 है, ये पूरा E1 है, तो इधर इसको E1 ले ले, तो वी कैन राइट दिस एज E1 अपॉन n², द इक्वेशन। ये एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला E1 अपॉन n² लिख सकते हैं। तो फिर हमारे लिए और सिंपल हो जाएगा, फॉर n इक्वल टू 2 E2 विल बी इक्वल टू E1 बाय 2 का स्क्वायर यानी 4, and that will be -13.6 divided by 4, and that will come out to be -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट है, ये -13.6 है तो -3.4 यहाँ पे आएगा, n इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, फिर चलते हैं फॉर n इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू 3 लेके चलते हैं, तो E3 विल कम आउट टू बी E1 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी 9, that is -13.6 upon 9, and that comes out to be roughly 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे भी ज्यादा हो गया 1.5, यानी यहाँ पे आएगा, ये n इक्वल टू 3 पे -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर है। फिर फॉर n इक्वल टू 4, फॉर n इक्वल टू 4 E4 will be equal to E1 by 16, 4 का स्क्वायर 16, and that is -13.6 upon 16, and that comes out to be -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.8 जितना आता है। तो ये कहाँ पे आएगा, फिर आएगा यहाँ पे n इक्वल टू 4 पे
-0.85 इतना आता है कुछ, आई थिंक सो, रफली 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आता है, बराबर है, एंड सो ऑन। चलो फॉर एन इक्वल टू इन्फिनिटी कर लेंगे, फॉर एन इक्वल टू इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी करेंगे तो एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। तो 0 एनर्जी मतलब क्या हुआ, एन इक्वल टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन ये उठता है एन इक्वल टू इन्फिनिटी होता कौन सा ऑर्बिट है, एन इक्वल टू इन्फिनिटी मींस आउटसाइड द एटम, तो एटम के बाहर आया तो एनर्जी 0 हो गया। उसके नीचे कोई भी ऑर्बिट में देखो एनर्जी नेगेटिव है, मतलब बाउंड है, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट इज बाउंड विद द न्यूक्लियस, एंड एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, उसके बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाती है, तो उसका बाइंडिंग कम हो गया तो भागने की कोशिश करेगा, उसका भागना इजी हो जाएगा, बराबर है। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट इज इजियर रादर देन द लोअर ऑर्बिट। अब इन सब में लोवेस्ट एनर्जी कौन सी है, -13.6। लोवेस्ट एनर्जी यानी मकान के लोवेस्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, तो यहां बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। लोवेस्ट एनर्जी मतलब स्टेबल मोस्ट स्टेट, एंड दैट्स कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, तो n इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड के बाद फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड के बाद का फर्स्ट फ्लोर इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे स्टेबल था, उससे ऊपर का एक ऑर्बिट यानी कि एक्साइटेड हो गया, ग्राउंड एंड स्टेबल, उससे एक स्टेप ज्यादा तो इट इज एक्साइटेड, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एंड ऑर्बिट नंबर 2 इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऑर्बिट नंबर 3 इज कॉल्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ग्राउंड के बाद का दूसरा, हम लोग मकान में बोलते हैं जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वैसे ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फिर बाद में आएगा n इक्वल टू 4 पे आएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। यानी कि nth ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है n इक्वल टू 3, तो सेकंड एक्साइटेड मींस n माइनस 1th एक्साइटेड स्टेट। देखो ऑर्डिनल नंबर आ गया, n माइनस 1th एक्साइटेड स्टेट, nth ऑर्बिट इज n माइनस 1th एक्साइटेड स्टेट। न्यूमेरिकल में काम आएगा, क्योंकि n ऑर्बिट नंबर दिया तो डायरेक्टली सम हो सकता है, पर जानबूझ के पेपर सेटर एक्साइटेड स्टेट देगा तो हम वही नंबर लेके बैठ जाएंगे, नहीं, एक्साइटेड स्टेट इज 1 लेस। तो अगर आपको बोले सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3 हो गया, सेकंड एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू 3 हो गया, यानी nth ऑर्बिट मींस n माइनस 1th एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो ये ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। सो एज यू मूव हायर एनर्जी डिक्रीजेस, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेस, सो उसका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, -3.4 इज मोर देन -13.6, इसलिए एनर्जी बढ़ी। एज इट मूव्स अप एनर्जी इंक्रीजेस, एक्साइटेडनेस इंक्रीजेस, एंड सो चांस ऑफ एमिशन इज लेस, क्योंकि एमिट होने के लिए उसको इंफिनिटी में 0 एनर्जी करना पड़े, यानी एज यू गो हायर विल रिक्वायर लेस एनर्जी फॉर एस्केपिंग, चले हायर द ऑर्बिट लेस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप, गॉट इट। तो यहां से हमें ये सब पता लगता है। एक और फॉर्मूला हमें मिल गई यहाँ पे, En इक्वल टू E1/n², एंड E1 का वैल्यू भी मिल गया हमको। फॉर हाइड्रोजन एटम इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन, यू कैन टेक इट एज अ स्टैंडर्ड। फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम हैज एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, क्लियर अबाउट दिस। ये हो गया रिगार्डिंग एनर्जी लेवल इन एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करता है, मान लो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से, अब यहाँ एक और बात है, सॉरी, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट का गैप कितना, दैट कम्स आउट टू बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड से थर्ड का गैप कितना, देखो दो कंसेक्यूटिव ऑर्बिट के बीच का गैप यहाँ पे 10 है, यहाँ पे अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 जितना है, यहाँ पे 0.7 जितना है। सो एज यू मूव हायर इन द ऑर्बिट द गैप आल्सो डिक्रीजेस, एनर्जी गैप आल्सो डिक्रीजेस। क्लियर, क्या लगे ये? अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट पे है, इफ इलेक्ट्रॉन इज एट हायर ऑर्बिट एक्साइटेड स्टेट में, उससे अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उसे नीचे के ऑर्बिट में आना पड़ेगा। व्हाई डज इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट? क्योंकि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आना मतलब एनर्जी रिड्यूस करना। एनर्जी रिड्यूस करना यानी मैकेनिक्स की भाषा में क्या था, लेस द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। पोटेंशियल का था ना, लेस द पोटेंशियल मोर इज द स्टेबिलिटी, कि जितने पोटेंशियल कम होगा ग्राउंड के नजदीक होगा तो गिरने के चांसेस कम रहेंगे, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो in order to gain stability, electron tries to reduce its potential, its energy. It tries to reduce its energy, and for that it has to come to the lower level. अब अगर यहाँ थर्ड ऑर्बिट में है, उसे अपनी एनर्जी कम करके इधर सेकंड ऑर्बिट पे आना हो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो उसे इतनी एनर्जी, उसको डिफरेंस इतनी एनर्जी रिलीज कर देनी पड़े। यानी यहाँ पे देखो तो अराउंड 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको रिलीज कर देनी पड़े, तो ही वो आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। If the electron wants to move from third orbit to second orbit, it has to reduce its energy from -1.5 to -3.4. Then it has to shed
और रिमूव 1.9 इलेक्ट्रॉन एनर्जी, एंड वो एनर्जी किस फॉर्म में बाहर आएगी? तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर, as the electron jumps from high orbit to low orbit, it emits a radiation. So radiation is emitted, and which contributes for spectral series, spectral atomic spectrum. ख्याल है? तो यहाँ पे वो कनेक्शन भी मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट पे क्यों आएगा? क्योंकि उसको अपनी एनर्जी रिड्यूस करनी है इन ऑर्डर टू अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी, एंड वो डिफरेंस जितनी एनर्जी होता है टू थ्रो आउट, वो थ्रो करेगा तो ही नीचे आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। स्टेबिलिटी गेन करने तो कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा, वो अपनी एनर्जी छोड़ देता है, सेक्रीफाइस करता है, and that energy coming out will be in form of a bunch of energy thrown out, quantum nature of radiation, and that bunch of energy comes out in form of radiation, and that is nothing but this atomic spectrum emitted. तो यहाँ पे पार्टिकल नेचर भी एनर्जी का पैकेट नेचर भी आ गया, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर दिख रहा है, बंच छोड़ दिया, तो यहाँ पे प्लैंक की हाइपोथेसिस भी सपोर्ट हो जाती है। क्लियर? तो बोहर का एटम मॉडल इतना जोरदार था कि उसके ऊपर से ये सब बातें क्लियर हो रही है। अब जो रेडिएशन एमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, वेवलेंथ कितना, एंड अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज जो कनेक्टेड है उसके बारे में बातें करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। ओके।